जय हिंद साथियों, जेल से आईएएस इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इतिहास में वर्धन वंश के बारे में जानेंगे कि वर्धन वंश का उदय कैसे होता है, आगे क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आइए साथियों, वर्धन वंश। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो जो गुप्त साम्राज्य या गुप्तोत्तर काल के बाद जो छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने छोटे छोटे राज्यों, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना प्रारंभ कर दी थी। इसी में एक पुष्यभूति नामक एक सामंत था, जो गुप्तों के शासनकाल में एक सामंत था। इसने हरियाणा वाले क्षेत्र में, जिसे उस समय कंठ जनपद के नाम से जानते थे, कंठ जनपद के नाम से जानते थे, तो इसने इस क्षेत्र में वर्धन वंश या इसी के नाम पे बोलते हैं पुष्यभूति वंश, जिसकी स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। कहाँ पर की? हरियाणा में। हरियाणा में इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थानेश्वर, जिसे वर्तमान में थानेसर कहते हैं, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आता है, कुरुक्षेत्र। तो क्या है कि बहुत छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होना प्रारंभ हो गई गुप्तों के पतन के बाद, परंतु सबसे विशाल साम्राज्य जो बनता है वो वर्धन वंश का ही बनता है। तो आगे जानेंगे हम पुष्यभूति वर्धन के बारे में। पुष्यभूति वर्धन, इसी ने वर्धन वंश की स्थापना की। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का संस्थापक जो पुष्यभूति वर्धन था, इसका उल्लेख मिलता है हमें हर्षचरित से। संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे बाणभट्ट, उनकी एक रचना है हर्षचरित। उसमें यह उल्लेख मिलता है कि पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। अब इसी हर्षचरित में पुष्यभूति वर्धन को लेकर अपने बाणभट्ट है, इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, तो राजा तथा भूपाल, इन दो शब्दों का प्रयोग हर्षचरित में बाणभट्ट ने पुष्यभूति वर्धन को लेकर किया। अब इनका ये जो थे पुष्यभूति वर्धन शैव धर्म के उपासक थे, क्योंकि इन पर एक शैव सन्यासी थे, शैव सन्यासी भैरवाचार्य, इनका प्रभाव था पुष्यभूति वर्धन पर। तो ये शैव धर्म है, शिव भक्त थे। इसके बाद एक चीज आती है, जैसे वर्धन वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन था, लेकिन जो हर्षवर्धन है, इसके एक भी लेख, शिलालेख या किसी ग्रंथ में पुष्यभूति नामक किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं मिलता है। इनका एक अभिलेख है, बांसखेड़ा अभिलेख। यह अभिलेख हमें मिला शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश से। इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है कि जो नरवर्धन वर्धन वंश का
प्रथम पुरुष था। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में तो क्या मिलता है कि जो वर्धन वंश उसके संस्थापक कौन है, पुष्यभूति वर्धन, परंतु जो बांसखेड़ा अभिलेख है यह हर्षवर्धन का अभिलेख है जो शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि वर्धन वंश का संस्थापक या उसका प्रथम पुरुष कौन था, नरवर्धन। जो यह अभिलेख है इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि व इसकी भाषा संस्कृत थी। तो इस अभिलेख में संस्थापक किसे बताया गया है, नरवर्धन को। और हर्षचरित जो बाणभट्ट का ग्रंथ है उसमें किसको बताया गया है, पुष्यभूति वर्धन को। तब बांसखेड़ा अभिलेख के हिसाब से इसके अनुसार जो वर्धन वंश है उसके बारे में देखेंगे हम। वर्धन वंश, इसके अनुसार वर्धन वंश का पहला शासक कौन था, नरवर्धन। नरवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी है यह 500 ईस्वी से 647 हर्षवर्धन की मृत्यु तक बनी रहती है। तो नरवर्धन वंश का शासनकाल क्या था, 500 से 525। अब इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था वज्राणी देवी। अब इनसे इनका विवाह, तो इनका पुत्र होता है राज्यवर्धन प्रथम। प्रथम इसलिए क्योंकि राज्यवर्धन सेकंड आएगा जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र और हर्षवर्धन का बड़ा भाई रहता है। इसका शासनकाल 525 से 555 ईस्वी तक था। अब इनकी पत्नी थी अप्सरो देवी। कौन थी, अप्सरो देवी। इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन, इनका शासनकाल 555 से 580 ईस्वी तक रहता है। अब इनकी शादी होती है महासेन गुप्त से। महासेन गुप्त, इनका एक पुत्र होता है, इनका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, जिनका शासनकाल 580 से 605 ईस्वी तक रहता है। 605। इनकी पत्नी का नाम रहता है यशोमती। प्रभाकर वर्धन को ही वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है कि इन्होंने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजा अधिराज, इसलिए इन्हें पहला स्वतंत्र शासक मानते वर्धन वंश का। अब इनके बाद प्रभाकर वर्धन के बाद ये प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन, इनका शासन कब से कब तक रहता है, 580 से 605। और इनकी शादी होती है यशोमती देवी से। अब इनकी 3 संतानें होती है प्रभाकर वर्धन की। बड़ा बेटा रहता है राज्यवर्धन सेकेंड, जिसका शासनकाल रहता है 605 से 606, 1 साल ही रहता है, उसकी स्टोरी आगे देखेंगे हम। छोटा बेटा रहता है हर्षवर्धन जो इस साम्राज्य का सबसे महान शासक होता है। इसका शासनकाल रहता है 606 से 647 ईस्वी तक। और इनकी एक पुत्री रहती है राज्यश्री, जिसका विवाह जो कन्नौज में एक राजवंश था मोखरी राजवंश, उसके एक राजा शासक ग्रह वर्मा से इनका विवाह होता है। तो हमें इतिहास में हमें प्रभाकर वर्धन से जानकारी प्राप्त होती है सही सही। तो अब हम प्रभाकर वर्धन के बारे में देखेंगे। प्रभाकर
वर्धन। पहले तो इन्होंने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी। कार्यकाल तो पता ही है, 580 से 605 ईस्वी तक। उपाधियां, इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी अपने विजयों के उपलक्ष्य में। पहली, परम भट्टारक। परम भट्टारक, प्राचीन काल में जो राजा एक क्षत्र राज करता था तो वह इस उपाधि का उपयोग करता था। इसके बाद महाराजाधिराज, इसका मतलब राजाओं के राजा। मतलब इनके ऊपर कोई राजा नहीं है, सर्वोत्तम यही है, सर्वोच्च यही है, ये किसी के अधीन नहीं है। फिर अगली उपाधि हूण हरिण केसरी। ये उपाधि इन्होंने हूण जो अपने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत पर एक बाहरी जाति थी जिसने आक्रमण किया था, जिसे हूण कहते थे, तो इनको हराने के उपलक्ष्य में जो प्रभाकर वर्धन ने इनको हराया, अपने जो पंजाब व सिंध वाले प्रांत से इनको खदेड़ा था, तो इनको हराने के चक्कर में हूणों को ये उपाधि धारण की थी। मतलब हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान, इसका अर्थ होता है कि हूण रूपी हिरण के सामने जो शेर है उसके समान। अगला, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी सिंधु राज ज्वर। मतलब जो सिंधु राज्य था, सिंधु राज्य के लिए ज्वर के समान, ज्वर के समान। एक उपाधि इनकी और थी लाट पाट टच्चरो। लाट पाट टच्चरो मतलब चंचलता को नष्ट करने वाला, चंचलता को नष्ट करने, ये कुछ इनकी उपाधियां थी। इसके बाद हम जानेंगे जो प्रभाकर वर्धन का धर्म था, ये शैव धर्म के पोषक थे, शैव धर्म के पोषक थे, शिव भक्त थे। इन्होंने कुछ प्रदेश विजिट किए थे, जैसे मैं अभी बताया था मैंने, सिंध व पंजाब। अब इनकी 3 संतानें थी, एक राज्यवर्धन, सेकेंड हर्षवर्धन और राज्यश्री। तो इनका अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसका, प्रभाकर वर्धन का। और हूणों का वापस आक्रमण होने लगता है अपने पश्चिमी सीमा प्रांत पर। तो ये अपने बड़े बेटे, जिसका नाम रहता है राज्यवर्धन सेकेंड, इसको कहाँ भेजते हैं, हूणों से लड़ने के लिए। हूणों से लड़ने के लिए इन्हें पश्चिमी सीमा प्रांत पर भेजते हैं। इनको राज्यवर्धन सेकेंड को कौन भेजता है, प्रभाकर वर्धन अपने बड़े बेटे को। ये वहां से अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए 2 वैद्य, जिनका नाम था रसायन व सुसेन, इन 2 वैद्यों को कहाँ भेजते हैं, ये थानेश्वर, अपने पिताजी का इलाज करने। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। ये जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, हूणों से लड़ते हैं, तब तक प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और साथ में इनकी जो पत्नी थी राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या राज्यश्री की माँ सती हो जाती है, यशोमती सती हो जाती है। अब भाई को बुलाया जाता है, वापस आता है तो देखता है पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, तो भाई टेंशन, नर्वस हो जाता है। तो उनका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, वह इन्हें मोटिवेट करता है कि आप थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठो। 605 ईस्वी में, अब राज्यवर्धन, पिताजी की मृत्यु हो गई, माताजी सती हो गई, अब कौन बनेगा राजा, राज्यवर्धन सेकेंड।
कब बैठता है? 605 से 606 तक। अब जैसे ही राज्यवर्धन सेकेंड थानेश्वर के सिंहासन पर बैठता है तो उतने में ही जो कन्नौज है, कन्नौज, यहाँ का शासक कौन रहता है? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा जो मोखरी नरेश है, मोखरी साम्राज्य का शासक है, मोखरी वंश का। अब इधर बंगाल में, बंगाल वाले पार्ट में शशांक था, गौड़ वंश का शासक। और जो मालवा था, इस वाले पार्ट में परवर्ती गुप्त शासक या उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त था। तो जैसे ही भाई साहब राजगद्दी पर बैठते हैं थानेश्वर पे, इधर कन्नौज पे आक्रमण कौन कर देता है? देवगुप्त और उसका मित्र शशांक दोनों मिलकर कर देते हैं। और जो राज्यवर्धन सेकंड है, उनके जियाजी और उनकी बहन राजश्री के पति को हत्या करके कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं। कौन? देवगुप्त और शशांक। और राज्यश्री को कैद कर लेते हैं। होता क्या है? राज्यवर्धन जैसे ही राजगद्दी पर बैठते हैं थानेश्वर की, इधर से परवर्ती गुप्त शासक जो मालवा नरेश था देवगुप्त, और गौड़ वंश का शासक जो बंगाल में शासन कर रहा था शशांक, ये दोनों मिलकर कहाँ आक्रमण करते हैं? कन्नौज पर। कन्नौज पर आक्रमण करके मोखरी नरेश ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं और उनकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बना के कैद कर लेते हैं। अब जैसे ही राज्यवर्धन सेकेंड को पता चलता है कि इनकी जियाजी की हत्या कर दी गई है और बहन को बंदी बना लिया गया है, तो ये आक्रमण कहाँ करते हैं? कन्नौज पर। कन्नौज पर कौन आक्रमण करता है? इधर से आते हैं राज्यवर्धन, बहुत बड़ी सेना लेके, और कन्नौज में जो देवगुप्त है इसकी हत्या कर देते हैं, अपने जियाजी का बदला ले लेते हैं। इससे पहले यह आक्रमण करे, इससे पहले राज्यश्री इनकी कैद से, किसकी? देवगुप्त की कैद से भागकर विंध्य पर्वत श्रृंखला में पहुंच जाती है। अब बहन तो मिली नहीं क्योंकि वो तो पहले ही भाग चुकी है कैद से। अब राज्यवर्धन सेकंड ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब किसका नंबर था? शशांक का। इसका नंबर आया, इससे पहले ये अपना दूध भेजता है किसके पास? राज्यवर्धन सेकंड के पास, कि आप हमारी पुत्री से विवाह करो, ये न्योता भेजता है। और जो राज्यवर्धन है वो मान जाते हैं, तो ये इसको बुलाते हैं कहाँ? बंगाल में। यहाँ बुलाता है किसको? यहाँ से राज्यवर्धन को। कौन बुलाता है? गौड़ शासक शशांक। ये यहाँ से बंगाल जाते हैं, इनका स्वागत होता है भरपूर। और जैसे ही रात्रि को विश्राम करते हैं तो शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। शशांक धोखे से किसकी हत्या कर देता है? राज्यवर्धन की। अब थानेश्वर की का सिंहासन फिर खाली हो गया। अब इनका छोटा भाई था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 16 साल की आयु में, थानेश्वर की गद्दी पर विराजमान होते हैं। कौन? हर्षवर्धन। इनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहता है। ये इस साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। इन्होंने बहुत परिवर्तन और बहुत विकास किया। इनके आने से उत्तर भारत की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए थे। अब इनका एक सेनापति था सिंहनाद, प्रधान सेनापति था। ये इनको प्रेरित करते राजगद्दी पर बैठने के लिए। अब इसके बाद ये क्या करते हैं? बहन, अब इनके पास भाई की हत्या हो गई है, बहन भी भाग गई है, जियाजी की भी हत्या हो गई है। तब ये क्या करते हैं? सबसे पहला काम, अपनी बहन को ढूंढने निकलते हैं। कहाँ? यहाँ से इधर। तो इनको रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु मिलते हैं। बौद्ध भिक्षु
का नाम था दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र। इन्हीं की सहायता से विंध्याचल के जंगलों से ये अपनी बहन, क्या नाम था, राज्यश्री को ये ढूंढ लेते हैं। अब बहन को तो ढूंढ लिया, लेकिन एक समस्या और, अब ये कन्नौज पे शासन करे या थानेश्वर पे। कन्नौज भी खाली हो चुका था और इधर थानेश्वर पे तो ये इनको शासन करना ही था। तो इनकी मंत्री परिषद ने इनको एक सलाह दी। क्या सलाह दी कि आप अपनी राजधानी क्या बना लो, कन्नौज। तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी किसे बना लेते हैं, कन्नौज को, और अपनी बहन राज्यश्री के साथ मिलकर यहाँ का शासन संभालते हैं। अब क्या काम हो, राजधानी भी चेंज हो गई, बहन को भी ढूंढ लिया। अब क्या हुआ, अब बदला लेना है भाई की हत्या का, किससे, शशांक से। तो ये भाई साहब निकलते कहाँ, बंगाल की ओर। इसी समय कामरूप, पहले कामरूप बोलते हैं, वर्तमान में इसे असम बोलते हैं। तो कामरूप के एक राजा थे जिनका नाम था भास्कर वर्मन। इनका एक दूत है हंसबेग। जो ये दूत है ये हर्षवर्धन के पास अपने राजा की मित्रता का सिफारिश लेके पहुंचते हैं। किसके पास, हर्षवर्धन के पास। और हर्षवर्धन उसे स्वीकार कर लेता है। तब कौन साथ में हो गया, कामरूप का राजा भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन, ये दोनों मिलके कहाँ जाते हैं, बंगाल में। शशांक डर के मारे भाग जाता है। तो कुल मिला के बंगाल किसके अधीन हो गया, हर्षवर्धन के। अब इसके बाद हर्षवर्धन मगध पर भी आधिपत्य स्थापित करता है। हर्षवर्धन का शासन नेपाल पर था, इसका भी थोड़ा प्रमाण मिलता है, क्योंकि बांसखेड़ा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने हर्ष संवत चलाया था। जिस साल राजगद्दी पर बैठता है 606 में, तो ये एक हर्ष संवत चलाता है। और इस हर्ष संवत का प्रमाण कहाँ से मिला है, नेपाल से। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि हर्ष का शासन नेपाल तक फैला हुआ था। अब इसका एक अभियान किया था हर्षवर्धन ने, क्योंकि भाई की हत्या का बदला ले लिया, बहन को भी ले आया, राजधानी कन्नौज कर लिए। अब आगे बढ़ाना है साम्राज्य को। तो इसने एक अभियान चलाया था, पंच भारत अभियान। जिसमें इसने 5 राज्यों को जीता था। पंजाब, कन्नौज तो अपने अधीन कर ही लिया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन 5 राज्यों को हर्ष ने जीता था, विजयी किया। और इस अभियान का उल्लेख इनके टाइम पे एक चीनी यात्री आया था, हेनजांग। इसकी पुस्तक है सीयू की। इसमें उल्लेख किसका मिलता है, पंच भारत अभियान का। और इसी में हर्ष को पंच भारत स्वामी कहा गया। पंच भारत स्वामी कहा गया। अगला एक अभियान है इसका, दक्षिण दिग्विजय अभियान। दक्षिण दिग्विजय अभियान। अब उत्तर भारत को तो लगभग हर्षवर्धन ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। अब इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी, ये साउथ में जाने लगा। तो दक्षिणी दिग्विजय अभियान कहाँ हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के किनारे, जैसे ये यहां पर। इधर से हर्ष आता है, इधर से कौन आता है आगे देखेंगे अपन। हुआ कब था, 634 ईस्वी में। यह अभियान कब चलाया, इस अभियान के तहत जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे 634 ईस्वी में हुआ था।
किसके मध्य हुआ था? हर्ष और चालुक्य नरेश, इधर चालुक्य शासन करते थे, चालुक्य। तो चालुक्य नरेश कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इसमें किसकी जीत होती है? पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जो पुलकेशिन द्वितीय था उसके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। इन्होंने एक अभिलेख लिखा, ऐहोल अभिलेख। इसमें उल्लेख मिलता है इस युद्ध के बारे में और बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है और यहीं से नर्मदा सीमा रेखा का निर्धारण होता है। किसका? नर्मदा सीमा रेखा का निर्धारण यह होता है कि इस नर्मदा के उत्तरी भाग में उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत कहलाएगा। तो ये दक्षिणी दिग्विजय अभियान था जो नर्मदा नदी के किनारे हुआ, 634 ईस्वी में हुआ। और इसमें किसके बीच युद्ध हुआ? हर्ष और जो दक्षिण भारत का राजा था चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। और इसमें विजय किसकी होती है? पुलकेशिन द्वितीय की। यह हर्षवर्धन की एकमात्र हार थी, यह हर्षवर्धन की एकमात्र हार थी। अब हर्षवर्धन की मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। किसके अनुसार? जो बाणभट्ट है, उसकी पुस्तक है हर्षचरित। इसके अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद जिसमें एक भंडी नामक व्यक्ति था जो हर्ष का क्या था? प्रधान सचिव। एक कुंतल नामक व्यक्ति था जो अश्वसेना का प्रधान था, अश्वसेना का प्रधान था। एक सिंहनाद व्यक्ति था, पहले बताया मैंने, जिन्होंने इन्हें प्रेरित किया था राजगद्दी पर बैठने पर। ये इनके प्रधान सेनापति थे। पैदल सेना के सेनापति बोल सकते हैं, पैदल सेना के सेनापति। एक स्कंदगुप्त नामक व्यक्ति था, स्कंदगुप्त, जो गज सेना का सेनापति था, सेना का प्रमुख था। यह जो मंत्री परिषद है ये बाणभट्ट के हर्षचरित के हिसाब से कि ये नामक व्यक्ति थे जो इन पदों पर थे। अब हर्ष के धर्म के बारे में देखेंगे। प्रारंभ से जो वर्धन वंश के शासक थे वो सभी शैव धर्म के पोषक या उपासक थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन हर्षवर्धन में चेंज होगा। पहले तो ये शैव धर्म के थे, शैव धर्म के अनुयायी थे और शैव धर्म भी लिंगायत शाखा के थे। परंतु जो बौद्ध भिक्षु थे, दिवाकर मित्र, जिनके बारे में बताया, जिनकी मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढा था, उनके संपर्क में आने पर दिवाकर मित्र, इनके संपर्क में आने पर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की ओर प्रभावित होता है। लेकिन बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से अनुयायी नहीं बनता है। पूर्ण रूप से अनुयायी कब बनता है? जब चीनी यात्री हेनसांग भारत आता है, तब पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी कब बनता है? जब हेनसांग के संपर्क में आता है। हेनसांग के संपर्क में आने के बाद ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। अब हर्ष के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे तो विद्वान थे, लेकिन दो प्रमुख थे, एक बाणभट्ट और दूसरा जो चीनी यात्री हेनसांग।
तो पहले हेनसांग के बारे में देखते हैं। सबसे पहला तो चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन के। कब आता है ये? 630 में। और जाता कब है? 644 ईस्वी में। क्यों आते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने, बौद्ध धर्म की शिक्षा अध्ययन करने। ठीक है, ये आगे हर्षवर्धन से मिलते हैं, हर्षवर्धन को उपाधियां देते हैं, उनके बारे में भी बहुत कुछ लिखते हैं, उस समय के प्रशासन के बारे में लिखते हैं। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार। आधुनिक शाक्य मुनि भी बोलते हैं। शाक्य मुनि, और नीति का पंडित भी बोलते हैं। नीति का पंडित, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सी यू की। इसमें इन्होंने हर्ष को शिलादित्य कहा है। हर्ष को क्या कहा है? शिलादित्य। यह इंसान के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी। इसके बाद एक और विद्वान थे, बाणभट्ट। यह संस्कृत के महान विद्वान थे। हर्ष के दरबार में थे। इनके गुरु का नाम था भरचू। और इनकी रचनाएं जो थी वो इंपॉर्टेंट है। रचनाएं, एक तो हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन या वर्धन वंश के शासन प्रशासन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक है कादम्बरी, जिसे क्या कहते हैं? विश्व का पहला उपन्यास कहते हैं इसे। जो दोनों संस्कृत भाषा से संबंधित थी। कादम्बरी को क्या कहते हैं? विश्व का पहला उपन्यास। अब आगे देखते हैं। हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था। हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था में या हर्ष के टाइम पे सर्वोच्च कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। सर्वोच्च कौन होता था? राजा। जो राज्य था उसका सर्वोच्च कौन होता था? राजा। इसके बाद क्या आता था? प्रांत, जिसे उस टाइम पे क्या कहते थे? भुक्ति। भुक्ति के नाम पे जाना जाता था प्रांत। और इनका जो प्रमुख होता था, तो प्रांत या भुक्ति का प्रमुख होता था, उसे राजस्थानी, उपरिक या राष्ट्रीय कहा जाता था। देखो, साम्राज्य, राज्य, सर्वोच्च कौन? राजा होता था। उसके बाद प्रांत आता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और जो भुक्ति का प्रमुख होता था, प्रशासनिक प्रमुख प्रांत का, उसे क्या कहते थे? राजस्थानी या उपरिक या राष्ट्रीय। इसके बाद क्या आता था? प्रांत के बाद जिला, जिसे विषय कहा जाता था। हर साम्राज्य के टाइम पे, हर काल में अपने अपने एक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी।
वैसे हर्षवर्धन की भी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, विषयपति, जिसे विषय कहते थे, जिला को विषय कहते थे और इस पे जो शासन करता था उसे विषयपति करते थे। इसके बाद आती थी तहसील, जिसे पाठक कहा गया। इसके बाद आता था ग्राम। जो ग्राम थी वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और इस पे इसका जो प्रमुख होता था उसे ग्राम छपटलिक कहा जाता था। तो जो हर्षवर्धन है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार थी। राजा होता था जो सर्वोच्च होता था, उसके बाद प्रांत होता था, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का प्रमुख राजस्थानी या उपरिक राष्ट्रिक कहलाता था। जिला होता था उसे उस समय क्या कहते थे? विषय। और जिसका प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे। तहसील हेडक्वार्टर था, उसको क्या कहा जाता था? पाठक। और तहसील के बाद जो ग्राम की सबसे छोटी, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और ग्राम पर जो शासन करता था, ग्राम का प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे? ग्राम छपटलिक। ठीक है, ये हमने हर्षवर्धन की प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ा। सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के पास बहुत ही विशाल साम्राज्य था और विशाल सेना सुसंगठित थी। इसका सर्वोच्च तो राजा होता था, लेकिन इसने कुछ पद बनाए थे। महाबलाधिकृत, यह कौन होता था? पैदल सेना का प्रमुख, या सेनापति भी बोल दो। जो महाबलाधिकृत था उसे क्या कहते थे? पैदल सेना का प्रमुख। जो पैदल सेना का प्रमुख होता था वह महाबलाधिकृत कहते थे। और मैंने लिखवा दिया है पहले, जो प्रधान सेनापति था वो कौन था? सिंहनाद। इसके बाद संधि विग्राहिक। संधि विग्राहिक होता था, जिसे युद्ध व संधि के समय राजा का सहायक होता था। कौन होता था ये? संधि विग्राहिक। युद्ध और संधि के समय राजा की जो सहायता करता था उसे क्या कहा गया है? संधि विग्राहिक। अवंती नामक व्यक्ति था जो हर्षवर्धन के सैन्य प्रशासन में इस पद पर विराजमान था। आगे देखेंगे कटुक। कटुक भी पद था जो गज सेना, गज या हाथी सेना का प्रमुख होता था। अगला पद था महाप्रतिहार। महाप्रतिहार यह महल का संरक्षक होता था। महल का संरक्षक। एक और होता था बृहदेश्वर। जो अश्व सेना का प्रधान होता था। अश्व सेना का प्रधान। तो ये हर्षवर्धन के समय सैन्य प्रशासन इस प्रकार था। आगे देखते हैं हम। पुलिस प्रशासन में तो क्या होता था? जो अधिकारी होते थे, पुलिस अधिकारी, इनको दंडपाशिक या डांडिक, दंडपाशिक या डांडिक कहा जाता था। दंड विधान दंड विधान भी उपलब्ध था। जैसे राजद्रोह का मामला हो तो आजीवन कारावास देते थे।
कुछ सामाजिक या नैतिक कृत्य कर दिए हो, दुर्कृत्य कर दिए हो, तो उसके लिए इन्हें देश से निकाल भी दिया जाता था। अपराधियों को देश से निकाल भी, बहुत सारे तरह के अपराध होते थे, तो सबकी अलग अलग सजाएं होती थी जो डिसाइड थी इनकी। आगे राजस्व। जो हर्षवर्धन था वो बहुत ही नरम और उदार शासनवादी था। इसने बहुत अपनी प्रजा पर बहुत कम कर लगाया लेकिन बहुत कम लगाया। तो इसके समय पे 3 कर प्रचलित थे। एक भाग था, जो भाग कर था वह इनके प्रशासन या इनके साम्राज्य का सबसे उपयुक्त संसाधन था। तो इसी से ज़्यादा कर आता था, ज़्यादा पैसा इसी से आता था। यह कृषकों से लिया जाता था। जो भूमि कर था, मतलब कुल मिला के भूमि कर था। और ये इनकी जो उत्पादन होता था उसका छठा भाग राजा को जाता था। किसको जाता था? राजा को। जो भाग है वह एक भूमि कर था और राज्य के आय का प्रमुख संसाधन भी यही था। और ये छठा भाग लिया जाता है कृषक को, जो कृषि से उत्पादन होता था उसका छठा भाग राजा को दिया जाता था। इसके बाद एक और कर है हिरण्य कर। हिरण्य, यह नगद कर था और ये किससे लिया जाता था? व्यापारियों से। व्यापारियों से लिया जाता था। तीसरा था बलि कर। इसके बारे में इतिहास में ज़्यादा पुष्टि नहीं है, पुष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह धार्मिक कर था। कैसा था? धार्मिक कर। तो ये हर्षवर्धन की राजस्व व्यवस्था देखी हमने। अब हर्षवर्धन के समय में 2 सम्मेलन हुए थे। एक कन्नौज में हुआ था, एक सभा हुई थी, और एक प्रयाग में हुई थी। तो पहले पढ़ेंगे कन्नौज धर्म सम्मेलन। कन्नौज धर्म सम्मेलन। इसे 5वीं बौद्ध संगीति का दर्जा दिया है। होती कहाँ है? कन्नौज में। किसके टाइम पे? ये कौन करवाता है? हर्ष करवाता है। इसे धर्मों का महासम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मों का महासम्मेलन। एक इतिहासकार है जिन्होंने इसको इसकी संज्ञा दी। राधा मुकुंद मुखर्जी, जिन्होंने क्या कहा? इसे धर्मों का महासम्मेलन। इसे 5वीं बौद्ध संगीति का दर्जा दिया गया। तो ये कन्नौज धर्म सम्मेलन था जिसे 5वीं बौद्ध संगीति का दर्जा दिया गया है। धर्मों का महासम्मेलन कहते हैं। हुई कहाँ थी? कन्नौज में। किसने करवाई? हर्षवर्धन ने। आगे प्रयाग सम्मेलन। प्रयाग सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश में होता है। इसमें क्या है? प्रत्येक 5वें वर्ष, 4 साल समाप्त होते हैं और 5वें वर्ष में माघ मेला लगता है वहाँ पर एक प्रयाग। प्रत्येक 5वें वर्ष में माघ मेले के अवसर पर जो हर्षवर्धन है अपना सर्वस्व यहाँ दान कर देता है। कहाँ? दान कर देता है। और अपने छठे समारोह में जो किसको आमंत्रित करता है? हेनसांग को, जिसको अध्यक्ष बनाता है। 643 ईस्वी में हुआ था इसका छठा सम्मेलन।
तो ये बताता है कि इस सम्मेलन में पहले 3 दिन जो हेनसांग है अपनी पुस्तक सीयूकी में यह जानकारी देता है कि प्रयाग सम्मेलन के पहले 3 दिन शिव, बुद्ध और सूर्य की पूजा होती है। उसके बाद जो दान देता है वह सारी प्रोसेस बाद में चालू होती है। तो यह प्रयाग सम्मेलन था। इस प्रकार आज हमने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा। धन्यवाद साथियों, आगे और देखेंगे।